नमस्कार बच्चों, आज अपन को महत्वपूर्ण मदों पर चर्चा करना है। अपन ने अभी तक आगमगत और पूंजीगत का अध्ययन किया। आगमगत आप जानते हो कि संबंधित वित्तीय वर्ष से होने वाली जो भी आय या वित्तीय वर्ष कह दें या फिर जिस वर्ष अपन खाता बनाते हैं उस वर्ष, है ना। यानी जैसे एक वर्ष है, अधिकांशतः एक वर्ष ही होती है इसके मतलब खाता बनाने की जो अवधि होती है, कहीं कहीं वो 6 माह की होती है, उस पर नहीं आना है। लेकिन एक वर्ष मानना है कि एक वर्ष की अवधि में जो लेन देन का जो व्यय होती है उसको अपन कहते हैं आगमगत व्यय। इसी प्रकार यदि दीर्घकाल या लंबे समय तक जो चले ऐसे व्यय को अपन कहते हैं पूंजीगत व्यय, अर्थात 2 या 2 से अधिक वर्ष तक। इसका हमने पिछले वाली वीडियो बनाई थी, उसको देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। तो ये बात स्वाभाविक सी है, एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि जैसे उन्होंने कह दिया बिजली का बिल, तो ये कौन सा माना जाएगा, पूंजीगत व्यय माना जाएगा या आगमगत व्यय माना जाएगा। स्वाभाविक बात है कि वर्ष में जो आपका व्यापार जिस वर्ष चल रहा होता है उसमें कई बार देना पड़ता है आपको, तो आप समझ जाओ कि ये आगमगत व्यय है। अगर कह दिया जाए कि बिजली फिटिंग ये किससे संबंधित है, तो आप समझ जाओ कि पूंजीगत से संबंधित है, ये मद पूंजीगत से संबंधित है, तो ये बैलेंस शीट में पहुंचेगी। तो ऐसा अपन को करना है, जो आगमगत होगा वो मात्र लेना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो पूंजीगत होगा वो हमें डालना है बैलेंस शीट में। ठीक है, इतनी मदों को विशेषकर ध्यान देना है। लेकिन उसमें कुछ मदें ऐसी हैं, सब आप छांट लेंगे और उसका नेचर बिल्कुल उसी प्रकार होता है जैसा आप छांटेंगे, इसको पर ध्यान में रखना है। बकाया कुछ मदें ऐसी हैं जो भ्रम पैदा कर देती हैं। जैसे उन्होंने कह दिया पहली सब्सक्रिप्शन, चंदा। तो चंदा वास्तव में चंदा सदस्यों द्वारा दिया होता है। जो क्लब होता है या समिति होती है, ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य जो होते हैं उन्हीं के द्वारा राशि दी हुई होती है। अब वो एक वर्ष के लिए जो राशि दी होती है वो अगर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दी जाती है तो वो क्या माना जाएगा, पूंजीगत। यानी ये भी 2 प्रकार की होती है, यानी चंदा भी 2 प्रकार का होता है, यानी सब्सक्रिप्शन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 आगमगत चंदा और एक पूंजीगत चंदा। पूंजीगत चंदा, तो इसमें ये बात स्वाभाविक है कि आगमगत जो होगा, आगमगत कैसा होगा, उस जिस वर्ष अपना व्यापार चल रहा होता है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिस वर्ष का बनाया जा रहा होता है उसी से संबंधित होता है। इसलिए उससे संबंधित जो होता है तो उसका इसका जो आगमगत चंदा होता है उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पड़ेगा, है ना। और जो ये प्रकृति की होगी, अब कैसी होगी, उन्होंने कह दिया किसी सदस्य ने कहा कि ये हमारी तरफ से 2 लाख रुपए हैं, इसमें किसी एक क्लब की जो बिल्डिंग है इसके चारों तरफ की बाउंड्री के लिए स्पेशल दिया जा रहा है, हम देंगे। उन्होंने दिया तो वो क्या हो जाएगा, पूंजीगत। क्यों? क्योंकि वो बाउंड्री उस वर्ष जिस वर्ष व्यापार चल रहा होता है केवल उसी वर्ष के लिए नहीं है, बल्कि जब तक आपकी बिल्डिंग यूज होती रहेगी तब तक वो बाउंड्री आपकी काम आएगी। इसलिए इसको कहाँ पहुंचाया जाएगा, बैलेंस शीट पर पहुंचाया जाएगा। इसको अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं पहुंचाते हैं, अर्थात पूंजीगत मद को अपन कहाँ पहुंचाते हैं, बैलेंस शीट में, है ना, पहुंचाते हैं। और ये वाला कहाँ पहुंचाते हैं, ये वाला पहुंचाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहुंचाते हैं। अच्छा, अगर कुछ ना कहा जाए, अगर जो मद दी गई होती है जैसे चंदा, केवल चंदा कहा जाए, तो चंदे की राशि यदि बड़ी नहीं है या उसमें स्पष्ट नहीं कहा गया कि ये पूंजीगत इसको माना जाए या आगमगत माना जाए, तब उस कंडीशन में जो सवाल लगा रहे होते हैं उनकी मदों को देखा जाता है। अगर उससे समतुल्य ये है तो अपन को क्या मानना है, आगमगत मानना है। और जब आगमगत मानना है तो कहाँ पहुंचाओगे आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तीसरी बात है कि यदि चंदा लिखा हुआ है
और चंदा के आगे मतलब ये नहीं लिखा है कि आप इसकी राशि कम है या ज़्यादा, आप इसका आकलन नहीं कर पा रहे। कम है या ज़्यादा है, सामान्य जो राशि होती है, सामान्य राशि अपन को कैसे देखना है, जैसे सवालों में चर्चा कर दी जाए कि सब राशियां लगभग हुए 20,000 के पहले की हैं और चंदा भी 25-30 हज़ार है। अब तुम ये निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हो कि इसको क्या माना जाए, आगमगत या पूंजीगत। तो उस समय आपको आगमगत मान लेना है, आगमगत मान के आपको सवाल सॉल्व कर देना है। ऐसी आपकी किताब बोल रही है ना, आपकी किताब में ऐसी हिंट दी गई है तो ऐसा मान लेना है। और नहीं तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि ये इस प्रकार का अपन को पहुंचा देना है, जो पूंजीगत होगी वो बैलेंस शीट में, जो आगमगत होगी वो उसमें। यदि इकट्ठी राशि आ जाए तो अपन को पूंजीगत मानना है, या उसमें कहा जाए सवाल में कि इसको पूंजीकरण करना है तो अपन पूंजीकृत मानेंगे, और अगर नहीं कहा गया है तो अपन को आगमगत ही मानना है, बशर्ते उसकी अमाउंट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये करना है। अब इसमें भी अभी 11वीं में अपन ने जो है आउटस्टैंडिंग रेंट पढ़ा, यानी आउटस्टैंडिंग इनकम पढ़ी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पढ़ी, है ना, ये पढ़ी, और प्रीपेड एक्सपेंसेस पढ़े। तो ये पढ़े जो 11वीं में पढ़े हैं वो वर्ष के लास्ट में पढ़े होंगे, जो वर्ष के लास्ट में, क्योंकि अंतिम खाता बनाया करते हैं तो उसके अंतिम खाते के जो बचते थे, मतलब देना बाकी होता था या हमने पहले से दे दिए थे, तो ऐसी राशियों का अपन ने पढ़ा है। हमें पता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा जोड़े जाते हैं और बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में लिखे जाते हैं, ये पता है। वही इसमें अब उस वही इसमें है, तो इसी प्रकार ये चंदा में भी होगा, आउटस्टैंडिंग चंदा भी हो सकता है, एडवांस चंदा भी हो सकता है ना। अब जब एडवांस हो जाता है आउटस्टैंडिंग, अब इसमें दो मदद होता है। कौन सी? एक तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ईयर, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ईयर का, है ना, जैसे चंदा है, चंदा यानी सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी बिगिनिंग ईयर, ओके। और दूसरा जो होगा वो होगा आउटस्टैंडिंग क्या, एडवांस चंदा होगा। तो एडवांस चंदा होगा तो क्या होगा कि एडवांस सब्सक्रिप्शन एट दी बिगिनिंग ईयर, ये दो चीज़ें बढ़ जाएंगी। अब जब ये दो चीज़ें बढ़ जाएंगी तो उनमें अपन, ये लास्ट में होता था इसलिए एक को प्लस करते थे, यानी आउटस्टैंडिंग को प्लस करते थे और प्रीपेड या एडवांस को माइनस करते थे। अब ये उसके विपरीत यानी शुरू का है तो उसके अपोजिट ये कर देंगे। तो अपन जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है एट द बिगिनिंग ईयर का, तो अपन उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसको याद रखना या समझ लो कि उसका विपरीत प्रभाव, जब विपरीत है तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और इसी प्रकार एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो उस समय अपन क्या करते थे, प्रीपेड एक्सपेंसेस लास्ट में माइनस करते थे, तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन करेंगे प्लस। बस आप सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कर लें, उसके बाद जो भी होगा वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहुंचा देंगे। ठीक है, ये चार बातों को ध्यान रखना है। यानी कौन कौन सी? नंबर एक कि आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर। सो ये जो है वो अपन को पहला है। ये दूसरा है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ईयर। अब अगला जो है वो आएगा आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो ये क्या होगा कि ये होगा एट द बिगिनिंग
EN, ठीक है। एक होगा एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर जी। तो अब देखो ये चारों बातें आ गई, तो चारों बातें आ गई तो अपन क्या करेंगे इन चारों बातों को उसके नीचे के हिसाब से, जैसे जी वाला था ये अपन पहले प्लस करते थे, अपन प्लस करेंगे, है ना। ये था जो ये वाला, ये अपन माइनस करते थे, ये अपन माइनस करते थे, है ना। ये माइनस करने के बाद ये अपन क्या है कि अब जैसे आउटस्टैंडिंग ये प्लस करते थे, ये अंत का था, अब ये प्रारंभ का है, तो अपन क्या कर देंगे इसको माइनस कर देंगे। अब ये वाला आपका है प्रारंभ का है, अंत का अपन माइनस करते थे, तो अपन इसको प्लस कर देंगे, है ना। अब यहाँ ये जो ऊपर आएगी राशि वो हो जाएगी सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। सो अब अगर इसको फॉर्मेट में अगर अपन तैयार कर दें तो ये ऐसा हो जाएगा कि इसको अपन को क्या करना है, यहाँ राशि आ जाएगी और ये वाली इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आएगी और ये वाली इधर आएगी, और इसका यहाँ पे वो कर लिया। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया कि ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कुछ है वो इधर पे लिख दिया, बस इतना है। इतना इम्पोर्टेंट ध्यान है, ध्यान देना है। अगर हमें वर्ष में चंदा मिला हुआ है उसकी राशि, और जो आउटस्टैंडिंग है उसकी राशि वो ये है, वो यहाँ, और अगर जो पहले की है क्या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग तो यहाँ माइनस करना है, और अगर अंत का है तो यहाँ पे अपन को प्लस करना है, मतलब माइनस करना है। कौन सा अंत का है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो ये माइनस करना है। इस प्रकार तीनों को इनको जोड़ा और इनको घटाया, जो कुछ आएगा वो अपन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहुंचा देना। इसी प्रकार जैसा ये फॉर्मेट है ना, ये इसी फॉर्मेट के हिसाब से अपन को क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी निकाल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट भी निकाल सकते हैं, इंश्योरेंस भी निकाल सकते हैं, सब यही नियम है। यानी कहने का मतलब इसमें मात्र दो चीजें बढ़ गई, एक तो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग और एक बिगिनिंग का एडवांस, ये दो चीजें बढ़ गई हैं, बकाया आपका जो करते हैं। तो दो चीजें बढ़ गई, तो जिस जैसा अपन 11वीं में करते थे उसके अपोजिट कर देना है, तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आते हैं अगले उस पे दान पे, डोनेशन। डोनेशन एक मतलब जो होती है मद, ये और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सबसे महत्वपूर्ण मद होती है। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा तो जो फंड आता है या पैसा आता है या कैश मिलता है या अन्य चीजें, संपत्ति भी हो सकती है, उनके द्वारा जो सामाजिक कल्याण किया जाता है, जो सामाजिक कल्याण किया जाएगा, तो वो अपन को ये महत्वपूर्ण मद मानना है। ये महत्वपूर्ण मद बस इसमें और चंदा में सिर्फ इतना अंतर है कि चंदा सदस्यों के द्वारा दिया होता है, जिस सदस्यों के द्वारा ना हो दे जाके अन्य व्यक्ति यानी अपने संगठन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति है उसके द्वारा ये दिया जाता है। कैश में भी हो सकता है और संपत्ति में भी हो सकता है। अच्छा, डोनेशन भी दो प्रकार से होता है, एक तो पूंजीगत डोनेशन और एक आगमगत। अब इसको कैसे मानना है, बिल्कुल वैसे ही है, यानी जो आपके सिलेबस में है, कोर्स में है, कि अगर कुछ ना कहा जाए तब अपन को एडवांस मतलब जो चंदा है, सॉरी जो आपका डोनेशन है, तो डोनेशन को आपको क्या मानना है, अगर कुछ ना कहा जाए आगमगत मद। और जब आगमगत मद मानोगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहुंचाओगे, और उसमें पहुंचाओगे तो कहाँ पहुंचाओगे, क्रेडिट में, यानी हम बताएंगे आगे फॉर्मेट में, है ना। तो ये हो गया। और अगर कुछ कहा जाए स्पेशल, जैसे किसी ने 10,000 रुपये आपको दिए, तो वो पूंजीगत माना जाए या आगमगत माना जाए। तो इस पर एक अगर कुछ ना कहा जाए और सामान्य मद है तो अपन को उसको मानना है आगमगत। और यदि वो राशि अचानक 1 लाख या कोई 1 लाख ना हो या खुद 10,000 हो,
तो उसमें अगर उसने कह दिया कि इसके द्वारा केवल बिजली फिटिंग होगी, तो वहां पे वो दान कौन सा माना जाएगा? पूंजीगत माना जाएगा। और जब पूंजीगत माना जाएगा तो इसका प्रभाव कहां पड़ेगा? बैलेंस शीट में पड़ेगा, है ना। फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि दान भी दो प्रकार से होता है। अच्छा, दान में एक और करना है कि जैसे अगर मान के चलो कि उसमें कुछ ना कहा जाए, तब क्या कहा जाए? आगमगत। अगर कुछ कह दिया जाए, स्पेशल बता दिया जाए, तो वो जैसे थोड़ी देर के लिए कि आप पढ़ते हैं, आपके मंथली पापा 5,000 रुपये पहुँचाते हैं, वो ये नहीं पूछते हैं कि आपने इसके द्वारा इस 5,000 से आप ऐसा करना कि कोई विशेष काम कर लेना, ऐसा नहीं कहते। बल्कि जो माह में जो चीज़ें आना जाने वाली हैं या आवश्यक हैं उनको खरीद लेना। लेकिन अचानक अगर पापा 70,000 रुपये तुम्हें पहुंचा देते हैं तो एक बार कॉल करोगे तुम और पूछोगे कि पापा जी इतने सारे पैसे क्यों पहुंचा दिए? तब उन्होंने बताया कि बेटा इससे बाइक लेना है। और जब बाइक लोगे तो वो उनका स्वाभाविक सी बात है कि वो जो 5,000 पहुंचाते थे 70,000 पहुंचाते थे, इसमें दोनों में अंतर क्या होगा? ये आने जाने वाला व्यय था, इसलिए ये आगमगत व्यय था, या आगमगत हमें इनकम थी, मतलब पापा ने जो पहुंचाया। और जो 70,000 पहुंचाए वो स्पेशल के लिए पहुंचाए, इसलिए इसको पूंजीगत माना जाएगा। ठीक है, तो ये साधारण सी बात है, इसका प्रभाव ऐसा पड़ेगा। ये भी दो प्रकार के होते हैं। अब आता है अगला प्रवेश और नामांकन। प्रवेश शुल्क क्या होती है? जब किसी संस्थान में आप सदस्य बनाने के लिए आपके द्वारा जो राशि ली जाती है, सदस्य बनाने के लिए आपके द्वारा आप सदस्य बनाने के उद्देश्य से जो राशि ली जाती है उसको प्रवेश शुल्क बोलते हैं, है ना। तो अब ये हो गया प्रवेश। नामांकन क्या होता है? जैसे कोई कॉलेज हो या संस्थान हो, उसमें नामांकन करवाना पड़ता है, तो वर्ष में भी हो सकता है और वो लंबे समय के लिए भी एक बार भी नामांकन हो सकता है। तो ये भी नामांकन शुल्क लगती है उसको। नामांकन शुल्क अगर वर्ष में हर वर्ष ली जाती है तो उसको मानेंगे अपन क्या? आगमगत। और अगर इकट्ठी ले ली जाती है, यानी 3, 4, 5, 10 साल के लिए नामांकन शुल्क एक बार ले ली जाती है, तो उसको माना जाएगा अपन को पूंजीगत। और जब पूंजीगत मानेंगे तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? बैलेंस शीट में। और अगर आगमगत माना जाएगा तो उसको कहाँ पड़ेगा उसका प्रभाव? उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसी प्रकार प्रवेश शुल्क है। प्रवेश शुल्क एक क्या होता है कि प्रवेश शुल्क अगर हर साल ली जाती है या विकास के रूप में कार्य के लिए ली जाती है तो उसको आगमगत मानेंगे, और अगर एक बार ले ली जाती है तो उसको पूंजीगत मानेंगे। अगर कुछ ना कहा जाए तो अपन को आगमगत मानना है, कुछ ना कहा जाए तो आगमगत मानना है, और कुछ स्पेशल बता दिया जाए तो उसको पूंजीगत मानना है। तो ये हो गया आजीवन सदस्यता शुल्क। आजीवन जो सदस्यता शुल्क होती है, ऐसी शुल्क होती है जो व्यक्ति को जिंदगी में एक बार देना पड़ती है। जैसे कोई क्लब का मेंबर बन रहा है तो मेंबर बनते समय केवल एक बार उसको शुल्क लगेगी, है ना। फिर पूरी जिंदगी भर वो उसका सदस्य बना रहेगा। तो ऐसे मद को अपन को क्या मानना है? पूंजीगत मद मानना है। और पूंजीगत मानेंगे इसको कहाँ पहुंचाएंगे? बैलेंस शीट में पहुंचाएंगे। अगली जो है समर्पित निधि, ये एंडोमेंट फंड। ये जो वसीयत होती है ना, जो दूसरे की मतलब जो संपत्ति होती है, जो संपत्ति उसका कोई उत्तराधिकारी ना होके या हो भी तो वो किसी दूसरे को अपनी संपत्ति नाम कर दे, है ना, तो उसको उस पे जो मतलब जो उत्तरदायित्व बनता है उसको कहते हैं अपन समर्पित निधि, यानी एंडोमेंट फंड। और जो एंडोमेंट फंड इस पर होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जब जिसकी वसीयत हुई है तो वो 1 साल संपत्ति चलने वाली नहीं है, वो कई वर्ष तक चलेगी। और जब कई वर्ष तक चलेगी तो इसको अपन को क्या मानना है? पूंजीगत मानते हुए बैलेंस शीट में इसको लिख लेना है, इसको एंडोमेंट फंड हो। ये महत्वपूर्ण मदें हैं, और भी मदें हैं, लेकिन उनमें कोई समस्या आने वाली आपको नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि सब्सिडी, गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दी गई तो उसको अपन को क्या मानना है? आगमगत ही मानना है ना। तो ऐसे अन्य चीजें मिलेंगी लेकिन वो सिंपल है, वो अपन को बन जाएंगी। इसको ध्यान रखना है ना, उसको ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है कि लिख लेना है। ये वाला तो जरूर लिख लेना है, इसको क्या है कि रटने की तुलना में समझ लेना बेस्ट होता है।
तो आगे अब अपन चलते हैं फॉर्मेट की तरफ। तो मिटाते हैं, अब आते हैं अपन इसका फॉर्मेट क्या है, किसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट होता है उसका बिल्कुल समझ जाओ कि ये उसी प्रकार है जैसा कि 11वीं में तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा, उसको ध्यान में रख लेना है। तो आपका ये वाला क्या हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका बन गया। किसको ध्यान में देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तुम जानते हो कि तुमने जो भी मदें लिखी थी उसमें जो भी व्यय लिखे थे, जो भी आय लिखी थी, वो उस वर्ष से संबंधित थी। इसी प्रकार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में है कि इसमें केवल जिस वर्ष अपन का जो खाता बनाया जा रहा है उसी वर्ष से संबंधित मदों को लेना है, बकाया मदों को नहीं लेना है, बकाया मदों को अपन को नहीं लेना है। ओके, तो ये करना है अपन को। तो ऐसी मदों को लेना है जो उस वर्ष से संबंधित होती हैं, तो उस वर्ष से संबंधित होती हैं। अब अपन देखते हैं इसका फॉर्मेट देखते हैं। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार होना है जैसा हमने तुम्हें बता दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये होगा उसका, है ना, और ये होगा तुम्हारा कि फॉर्मेट